Hello, Bachcha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and came to welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics, and then you realize that you are an ish mohabbat with the subject, Bachcha log. So we are talking about fluid mechanics, segment number 2, and in this segment, covered lots of points is already covered, like surface tension के पीछे का logic, inside pressure, outside pressure, excess pressure of the bubble and drop. बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कर रखी है. ये अगर मैं कहूँ कि आज का क्लास जो होगा कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो ठीक है, इसे हम यहाँ पर फिनिश जरूर करेंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो आपका वेट कर रहे हैं. सो आज हम वापस क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग. येस, सो फार इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन आई थिंक यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज वो नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे बच्चा पार्टी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बट आपको पता है कि जब भी हम कुछ नया सिखाते हैं आपको तो हमेशा कहते हैं कि प्रीवियस टॉपिक को जरूर रिकॉल कर लीजिए. चलो एक बार क्यों ना रफ्तार में हो जाए बच्चा लोग, है ना. उसमें डरने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है कि ऐसे बिल्कुल आपको भी याद रखना होगा. 1 2 3. यस बच्चा पार्टी, सो वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड के अंदर सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे लोग डेंसिटी में वेरिएशन किस तरह से आता है. डेंसिटी वेरिएशन आने के पीछे के दो कारण थे, एक तो प्रेशर की वजह से, दूसरा था आपका टेम्परेचर की वजह से. उसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई, जैसे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है. उसके बाद प्रेशर के बारे में समझाया. प्रेशर के बारे में समझाने के बाद मैंने आपको पास्कल्स को समझाया. पास्कल्स लॉ का पूरा प्रूफ कराने के बाद आपको एक बहुत अच्छा सा किया-सिल्टर्स वाला एग्जांपल देकर के समझाया था कि इसका यूज कैसे करते हैं. P = F/A के बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराए थे. उसके बाद सीधा मैंने घुस गया था बच्चा लोग आपको वो लिम्ब वाले प्रॉब्लम्स के अंदर. लिम्ब वाले प्रॉब्लम कराने के बाद मैं सीधा एंट्री मार लेता हूं बच्चा पार्टी इसके अंदर. किसके अंदर? प्रेशर वेरिएशन के अंदर. हमने देखा कि अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट कंडीशन पर है तो उसके हाइट में वेरिएशन के साथ प्रेशर वेरिएशन आता है. जब अगर ऊपर की तरफ आप जाते हो तो प्रेशर में डिफरेंसेस आते हैं, प्रेशर में कमी आती है. लेकिन अगर हम नीचे जाते हो तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है. इसी तरह से अगर फ्लूइड रेस्ट पर नहीं है, फ्लूइड अगर चल रहा है तो जिस तरफ एक्सीलरेशन उस तरफ के पॉइंट पे हमेशा प्रेशर की वैल्यू कम होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी. इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक फ्लूइड किसी कंटेनर में और वो कंटेनर घूम रहा है ओमेगा की रफ्तार से, उसका जो प्रेशर की वैल्यू होगा वो होगा P = ओमेगा. क्या था भाई? हाँ, उसका जो इक्वेशन था वो था ρ²x²/2. एंड अगेन द वेरी मेन पॉइंट इज दैट कि ऑन द रोटेशनल एक्सिस साइड प्रेशर ऑलवेज लेस देन द पॉइंट विच इज अवे फ्रॉम दैट एक्सिस. हाँ, जिस तरफ आपका एक्सेस होता है उधर की वैल्यू हमेशा कम होती है, जिसका अगेंस्ट चले जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा प्रेशर की ज्यादा होती है. कुछ एग्जांपल मैंने ली, उसका सीधा उसके अंदर एंट्री मार ली मैंने. किसके अंदर? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर सिखाया कि रे वेलोसिटी में से कांस्टेंट होता है. फिर सीधा वेंचुरीमीटर के इक्वेशन के अंदर, वेंचुरीमीटर के इक्वेशन से पहले आपका बर्नौली का इक्वेशन आता है. बर्नौली की इक्वेशन की एप्लीकेशन भी सिखाया था. P + ½ ρv² कांस्टेंट. उसके बहुत सारे एप्लीकेशन, छोटे एप्लीकेशन में एक बॉल की स्पिनिंग वाला सिखाया जा रहा है. हवाई जहाज कैसे उड़ता है वो भी सिखाते हैं. तो उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि भाई साहब अगर आपके घरों की छत अगर उड़ जाता है बवंडर के समय में तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है. ये सारी चीजें सिखाने के बाद सीधा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर मैंने आपको सिखाया कि अगर एक बॉल को पानी में रख दो तो पानी में रखने के बाद वो बॉल हल्का हो जाता है. हल्का होने के पीछे का लॉजिक है बायन्स फोर्स का जो इक्वेशन होता है ρl, दैट मींस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय vi का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स इन द लिक्विड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी. लेकिन अगर वही चलने लगता है तो जी इफेक्टिव लेते हैं. जी इफेक्टिव कभी G+ हो सकता है, कभी G- से होता है. जब अगर आपका लिक्विड ऊपर की तरफ जाए तो जी इफेक्टिव G+ लेना, लेकिन अगर लिक्विड नीचे की तरफ जाए तो फिर जी इफेक्टिव G- लेना. ये सारी चीजें सिखाने के बाद बच्चा लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाने के बाद मैंने आपको लेवल प्रॉब्लम सिखाया, जिसके अंदर मैंने आपको पहली कंडीशन बताई फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग कंडीशन, फ्लोटिंग टू सिंक कंडीशन. और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मेल्ट होकर के लिक्विड में ही मेल्ट हो गया और नया लिक्विड का डेंसिटी पहले की डेंसिटी से ज़्यादा है तो कुछ अलग कंडीशन है. अगर नई लिक्विड की डेंसिटी पहले की कंडीशन से कम है तो कुछ अलग कंडीशन है. ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद सीधा हम लोग एंट्री मारते हैं सरफेस टेंशन के अंदर. सरफेस टेंशन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको ये कहानी बताया कि मच्छर के पानी पर तैरने के पीछे का लॉजिक क्या है. सरफेस टेंशन है, हर लिक्विड का अपना टेंडेंसी होता है, उसके हिसाब से उसकी सरफेस टेंशन होती है. सरफेस पे लगने वाले फोर्स को सरफेस टेंशन बोलते हैं. T = F/L. उसमें एक छोटी सी कहानी बताई कि अगर निडल को सामने से ऑब्जर्व करके देखोगे तो फिर आपको अलग चीज़ें दिखाई देंगी और आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है. फिर सीधा एक्सेस प्रेशर के अंदर आ गए. एक्सेस प्रेशर के अंदर हमने देखा कि Pi - Po = 2T/R. अगर एक ड्रॉप के लिए है तो अगर बबल के बारे में है तो 4T/R 2T/R लगने के पीछे का लॉजिक है कि एक सरफेस है, लेकिन 4T/R लगने के पीछे का लॉजिक है कि इसके अंदर दो फ्री सरफेसेस होता है. ये सारी चीजें सिखाने के बाद मैंने मछली वाला एग्जांपल लिया. मछली जल के रहने जीवन उसका पानी, ऐसी कविता सुनाते हुए मैंने आपको ये भी सिखा दिया था कि एक एक्वेरियम के अंदर सोचो तो फिर वो बबल्स ऊपर बुड़ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है. उसके पीछे लॉजिक क्या है? बायंसी है. रेडियस बढ़ने के पीछे का लॉजिक सिखा दिया था कि नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, और ऊपर जाने के बाद प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है. ठीक है, चलिए ये हो गया. तो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स
की पॉइंट्स देखो, घबराओ मत, इसी रफ्तार के साथ आपको भी याद हो जाएगा। धीरे 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 फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत कराते चले जाएंगे बच्चा लोग, आ जाओ। कैपिलरी एक्शन से पहले हम समझेंगे कॉन्टैक्ट एंगल। इसके साथ साथ दो फोर्सेस देख लेंगे, एक होता है एडहेसिव फोर्स और दूसरा होता है कोहेसिव फोर्स। है एडहेसिव फोर्स एज वेल एज कोहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है और कैपिलरी एक्शन क्या होता है। पहले समझते हैं एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, फिर धीरे धीरे आते हैं। पहले लिख दिया कैपिलरी, वो मेन पॉइंट होगा। देख बच्चा, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, वो चिपक गया यार, लिक्विड बोर्ड के साथ चिपक गई। कौन? लिक्विड ही तो है ये। अरे इंक लिक्विड ही तो होता है ना, यहाँ चिपक गई यार। लेकिन अगर पानी यहां पर मैं डालूं तो पानी नहीं चिपकेगी, नीचे आ जाएगी। बड़ी अजीब सी बात है। कमल के पत्ते, पानी उनके सरफेस पर से नीचे आ जाता है। क्या लॉजिक है ये? फेविकोल बहुत तेजी से चिपक जाता है। क्या लॉजिक है ये? वास्तविकता में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है ना, उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। एडहेसिव फोर्स क्या है? इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन the molecules of different substance। फेविकोल का एग्जांपल, अरे फेविकोल जिस पर चिपकाते हो तो फेविकोल का मटेरियल अलग है, फेविकोल का सब्सटेंस अलग है, सरफेस का सब्सटेंस अलग है, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगा भाई साहब, वो एडहेसिव फोर्स का कहानी है। यहां पर भी एडहेसिव फोर्स है। लेकिन कोहेसिव फोर्स वो होता है जिसमें अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। अब जो टॉपिक समझाऊंगा, अब मजा आएगा आपको। पहले तो ये हमें समझ में आ गया नेचर कि मस्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ द फोर्सेस, जो दोनों की दोनों हैं अट्रैक्शन फोर्स, बट दोनों के अट्रैक्शन फोर्स के काम करने का तरीका डिफरेंट है। एक वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और एक वो अट्रैक्शन फोर्स है जो एक ही मटेरियल क्या है, एक ही सब्सटेंस का उनके बीच में लगता है। अभी धीरे धीरे और कनेक्ट कर पाएंगे। पहले ये समझ में आ गया, ठीक है, एग्जांपल्स दे दिया, वो भी समझ में आ गया। अब कुछ और बातें आपने ऑब्जर्व करा होगा बच्चा, जैसे ये एक ट्यूब है, ठीक है, इसको अगर मैं किसी पानी में डुबा दूं ना, इस ट्यूब को, तो इसमें पानी ऐसे चढ़ेगी। क्लोज ऑब्जर्व करने पे आपको पता चलेगा इसकी सरफेस कुछ ऐसी बनती है, जो ऊपर की सरफेस होगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये पानी, ठीक है, वाटर इन द ट्यूब, मैं ऐसा लिख देता हूं, वाटर इन ट्यूब, ठीक है। जब आप किसी सरफेस पे वाटर के ड्रॉप्स को गिरा दो, कुछ इस तरह का शेप बनेगा पानी का। हाँ, ये थोड़ा सा मरकरी का हो गया, कोई नहीं, मरकरी भी बनाते हैं, भाई पानी ले लेते हैं पहले। ये ऐसा, ये पानी का शेप है, वाटर ऑन द सरफेस, वाटर ऑन सरफेस, बढ़िया। अब देख बच्चा, मरकरी कहां पर होता है? थर्मोमीटर के अंदर होता है ना। उसमें आप देखेंगे कि जो फ्री सरफेस होती है ना, वह ऐसे बनती है, ये इसके अंदर मरकरी है। अरे यार सर,
ऐसा क्यों कि जब पानी भरा था तो वो ऐसा बनाया, मरकरी भरा तो यार सर ऐसा हो गया। मरकरी को जब किसी सरफेस पे गिराओगे ना, आपकी फिजिक्स लैब में मिलेगी, मरकरी की डेंसिटी बहुत खतरनाक होती है। इतना सा अमाउंट का होगा, आपको लगेगा मैं तो ऐसे उठा लूंगा, बट जैसे ही आपके हाथ में आएगा ना, आपका हाथ धड़ से नीचे चला जाएगा, इतना भारी होता है वो, और आप उसको कभी पकड़ नहीं पाएंगे। कभी प्रयास करिएगा, फिजिक्स लैब में मिलेगा आपको। मरकरी को थोड़ा सा निकालिए, जरा सा एक ढक्कन सरफेस पे गिराइए, पकड़ने की कोशिश करिए, दब 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 सब 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 बहुत छोटे छोटे सर्कल स्फीयर में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। स्फीयर में कन्वर्ट होकर पीछे का लॉजिक है सरफेस टेंशन, बट वो ऐसा स्फेरिकल ही क्यों बनता है? सरफेस पे गिरने के बाद पानी ऐसा हो जाता है, ये ऐसा एकदम कंप्लीट स्फेरिकल होता है। शानदार कहानी इन सब के पीछे। अभी इन सब के पीछे की कहानी है हमारा ये फोर्सेस। इमेजिन करिए आप, ये जो ट्यूब है ये अलग सब्सटेंस है, पानी के मॉलिक्यूल्स अलग सब्सटेंस है, पानी अलग सब्सटेंस है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स और ट्यूब के बीच में एक तरह से अट्रैक्शन ही तो है। अरे ये वाली इसके साथ ऐसे है, मतलब अट्रैक्ट हो रही है यार। कौन सी फोर्स हुई यहां पे रेस्पॉन्सिबल? इस केस में रेस्पॉन्सिबल है हमारा एडहेसिव फोर्स, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस हो गए, एक है ट्यूब का और दूसरा है वाटर के मॉलिक्यूल्स का। एट द वेरी सेम टाइम यहां बात करूं तो यहां पर क्या कंडीशन है? यहां पर भी वही सिचुएशन है कि ये सरफेस अलग सब्सटेंस का है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स है, के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। देखिए अगेन देयर इज एडहेसिव फोर्स। यहां पर क्या है? यहां पर एडहेसिव नहीं है, क्योंकि एडहेसिव होता तो ये वाला तो धक्के से चिपक जाता। इनकी मजबूरी है चिपकना, क्योंकि वहां पर अमाउंट बहुत ज्यादा, वहां फ्री सरफेसेस नहीं है। फ्री सरफेस पे ही लिक्विड अपना खेल दिखा सकता है। तो यहां पर फ्री सरफेस पे उसने देखा कि इधर अलग है, ये अलग है, और मरकरी बोला मेरा तो नेचर ऐसा है कि मैं तो आपस के मॉलिक्यूल के बीच में खुश रहता हूं, मेरे को दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने में ही चिपक जाऊंगा। हुई चिपक गया यार। कोहेसिव फोर्स मेरे को इससे चिपकने का नहीं है, इस सरफेस से चिपकने का नहीं, मैं आपस में खुश हूं। ये लोग आपस में खुश हैं, और जो आपस में खुश होगा बच्चा पार्टी, वो कोहेसिव फोर्स के कारण है। और जो दूसरों की खुशी में खुश है, दूसरों के साथ प्रेम मोहब्बत में है बच्चा, वो एडहेसिव फोर्स का शिकार है। इन्हीं के साथ जन्म लेता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इन्हीं के साथ जन्म लेता है कौन? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इन्हीं के साथ जन्म लेता है कौन? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इन्हीं के साथ जन्म लेता है कौन? यस बच्चा लोग ध्यान से देखो, अगर मैं इन सभी एग्जाम्पल में ये जो फ्री सरफेसेस बन रहे हैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करूं, तो क्या दिस लाइन इज कंसिडर्ड टू बी अ टेंजेंट ऑन द फ्री सरफेस? यस, दैट इज टेंजेंट ऑन द फ्री सरफेस। और ये वो लाइन है जो कि फ्री सरफेस नहीं है, ये वो लाइन है जो कि सॉलिड है और लिक्विड के बीच का लाइन है। इन दोनों के बीच में एंगल बनता है, इसी थीटा को कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या, हम तो बड़े अजीब तरीके से पढ़े थे, आप तो ये ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन कर रहे हो। मैंने अभी डिफाइन करा ही नहीं है, मैंने आपको सिंपली बताया कि ये हमारा कांटेक्ट एंगल है। यहाँ देखिए बताता हूँ कि कैसे आप बोलेंगे इसको। ये फ्री सरफेस पे टेंजेंट मारा, ये वो सॉलिड सरफेस और लिक्विड के बीच में, दैट इज थीटा। अगेन इट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये देखिए ये फ्री सरफेस, ये है थीटा, ठीक है, ये है आपका फ्री सरफेस, ये है थीटा। आप इन सभी एग्जाम्पल में मैं थीटा कहां ले रहा हूं वो आप ऑब्जर्व करो। हाउ आई एम टेकिंग दिस एंगल थीटा। अगर आप क्लोज ऑब्जर्व मारोगे ना तो थीटा को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑन द फ्री सरफेस एंड द सरफेस मेड बाय द सॉलिड वन एज वेल एज द लिक्विड। सॉलिड वन एंड द लिक्विड, सॉलिड वन एंड द लिक्विड, सॉलिड वन एंड द लिक्विड,
सॉलिड वन एंड द लिक्विड, एंड वन मोर थिंग इज दैट टेंजेंट। टेंजेंट तो हमें समझ में आ रहा है, वी 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 वी। याद रखें हमेशा जिस तरफ लिक्विड का जो जत्था होगा, क्वांटिटी होगी ना, उसी साइड आपको एंगल बनाना है बच्चा। यहाँ देखिए क्वांटिटी इधर है, इधर एंगल मत बना देना, ये एंगल मत बना देना। देखो यहाँ पर एंगल है, यहाँ पे इसको मत एंगल बना देना। ये देखिए ये एंगल है, वो तो है ही 180 माइनस थीटा है ही, बट जिधर क्वांटिटी है लिक्विड की वहाँ देखिए क्वांटिटी है लिक्विड की, ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये पोर्शन नहीं है, ऐसे है ये वाला। फिर ये देखिए यहाँ पर एंगल, हम इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बोलेंगे, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। तो व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? Angle of contact is the angle between the tangent on the free surface and the solid surface and the liquid surface, or the surface made by the solid and the liquid one। ऐसा बोल सकते हो कि ये वो एंगल है जो कि फ्री सरफेस पे टेंजेंट डालने से आया और जो सॉलिड और लिक्विड के बीच का इंटरफेस है उसके बीच में आया। खत्म बात। अब आप बोलेंगे सर ये सब क्यों बता रहे हो? पहले मैंने इन एग्जांपल में आपको कोहेसिव फोर्सेस और एडिसिव फोर्सेस की वजह से शेप बताया, फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट बताया। अब पॉइंट जो कि नोट करने वाली बात है, बहुत खास है। देखिए बच्चा, जब भी एडहेसिव फोर्स होगा, जब भी एडहेसिव फोर्स होगा तो एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम होगा और ये बनेगा एक्यूट एंगल, है ना लॉजिक। जब भी एडहेसिव फोर्स होगा थीटा 90 से कम होगा, एक्यूट एंगल। और जब भी कोहेसिव फोर्सेस होंगे, जब भी कोहेसिव फोर्सेस होंगे तो हमेशा देखिए ध्यान से, इसमें कोहेसिव फोर्स है, इसमें कोहेसिव फोर्स है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है और इसको आप ऑब्ट्यूज एंगल बोलोगे। 90 से ज़्यादा बेसिक बात है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से कम। 90 से कम जो है वो आपका एक्यूट एंगल होता है। एक और बहुत बेस्ट एग्जांपल है प्योर वाटर ग्लास प्रॉब्लम। प्योर वाटर ग्लास मतलब जिसमें पानी है और जनरली एक मेटल ऐसा भी हो सकता है जिसमें ना ऐसा बने ना ऐसा बने ना ऐसा बने, ऐसा फ्लैट बन जाए, ये ऐसा। क्या आप इसके लिए थीटा 90 डिग्री सोच रहे हैं? ये गलत है। थीटा 90 डिग्री बनेगा ही नहीं पहली बात, और ऐसा बनता भी नहीं है। लगता है हमें ऐसा है बट ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। जब आप प्योर वाटर ग्लास की बात करते हो तो वहां पे बच्चों थीटा आपका 0 डिग्री हो जाता है। तो थीटा 0 डिग्री क्या ऐसा डायग्राम बनेगा? पहली बात, थीटा 90 मन मंदिर से निकाल दो, थीटा 0 डिग्री होगा प्योर वाटर ग्लास के अंदर। प्योर वाटर ग्लास के अंदर थीटा 0 होगा और उसका डायग्राम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, ये ऐसा परफेक्ट हेमिस्फीयर। और ये बिल्कुल होता भी है। आपके घर में जो ग्लास अगर है, कोई कांच का ग्लास है, उसमें पानी डालिए तो उसकी जो फ्री सरफेस होगी आप देखेंगे कि वो एकदम एज पे आपको दिखाई देगा, बाउंड्रीज पे आपको दिखाई देंगे, एकदम ऐसे होगी। तो वहां पर आपको ऐसा मिलेगा कि ये फ्री सरफेस और ये सॉलिड के बीच में ये एंगल बहुत कम होता है यार, ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री है। ये थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अरे ऐसा थोड़ी होगा। आप सोच रहे होंगे सर ये फ्री सरफेस और सर ये एंगल 90 डिग्री, नहीं, ऐसा होता ही नहीं। वो ऐसा होता है परफेक्ट हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर थीटा क्या आता है, उसकी वजह से क्या आता है, 0 आता है। तो बच्चों ये लेक्चर के अंदर, इस स्टार्टअप में मैंने आपको ये जितनी बातें बताई है ना, बखूबी एकदम अच्छे से अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसा करके रखिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक जितना अच्छा आपका क्लियर होगा, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका होगा, आपके लिए चीज़ें उतनी आसान होंगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर फर्स्ट फेज़ के अंदर लेक्चर के कवर कर दिया है। अब इसको उतारिए, फिर हम बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं और भी खूबसूरत और प्यारी प्यारी बातें आपको समझाता हूँ। चलिए अब हम सीखते हैं कैपिलरिटी क्या होता है। कैपिलरिटी क्या होता है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, गांव में खेत को जोतने का बहुत अच्छा प्रक्रिया है। जो किसान होते हैं वो खेत को जोतते हैं। क्यों? उसके पीछे भी फिजिक्स है, बताता हूँ कैसे। देखो, जो बहुत बंजर जमीन होती है ना,
जहाँ पर कभी कोई खेती वेती नहीं होती। बंजर ज़मीन की खास बात ये होगी कि जब आप उस ज़मीन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे ना होल बन जाते हैं, गैप बन जाता है बहुत छोटा छोटा। तो होता ये है कि जो ज़मीन की नमी है, खेती की जो नमी है, ज़मीन की जो नमी है, वो उस छोटे से होल से पानी को खींच करके एवोपरेट, वो पानी जो होता है वो उस छोटे से होल से ऊपर आकर के एवोपरेट हो जाता है, तो वो पूरी ज़मीन बंजर हो जाती है। इसलिए जब भी किसान खेती करता है तो उस ज़मीन को पहले जोतता है ताकि वो जो छोटे छोटे सुराग, छोटे छोटे जो होल होते हैं वो ख़त्म हो जाए, ताकि जो ज़मीन की नमी है वो बरकरार रहे। चलिए ऐसे भी मैं आपको समझाता हूँ। आपके घर में पौधे वगैरह तो होंगे ही, हमारे घर में तो बहुत हैं। हर तीसरे चौथे दिन में जो माली आता है, जो ये सब लगा करके जाता है, वो कहता है कि भैया इसको आप थोड़ा सा मिट्टी को जो है वो कर दिया करिए, इस तरह से होता है ना, खोद दिया करिए। ऐसा क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? यही लॉजिक है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस मिट्टी के अंदर की जो नमी है उसमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, उससे पानी ऊपर आ जाता है, एवोपरेट होकर चला जाता है, पानी सूख गया तो फिर ज़मीन खराब हो गई, बंजर हो गई, आपका पौधा सूख जाएगा। ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, इस छोटे छोटे होल्स के अंदर पानी का लिफ्ट अप, पानी का ऊपर चढ़ जाना ही कैपिलरी एक्शन बोला जाता है। और ये होता है, पहली संभावना ये कि ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े पाइप, सर मैं तो क्या है सर, इतना बड़ा पाइप लाके पानी में रखा बाल्टी के अंदर, पानी में रखा बाल्टी के अंदर, पानी में रखा सर, बाल्टी के अंदर पानी भरा था, उसके अंदर मैंने इतना बड़ा पाइप रखा, सर आपने बोला था पानी चढ़ेगा, पानी चढ़ा ही नहीं। अबे वैसा नहीं, सुना नहीं तुमने ध्यान से, बहुत छोटे छोटे डायमीटर्स के पाइप होते हैं, बहुत छोटे। और ऐसा भी नहीं कि पानी भरपूर मात्रा में ऊपर चढ़ जाएगा, कुछ हाइट तक चढ़ता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। अब ज़मीन से पानी ऊपर चढ़ सकता है भाई साहब, नॉर्मल अगर प्लास्टिक की पाइप होगी, रखोगे छोटा सा होगा तो भी उतना नहीं चढ़ेगा, थोड़ा सा चढ़ेगा। क्यों, आपने ऐसा भी तो ऑब्जर्व करा होगा कि जो दीपावली के अंदर जो हम दिए जलाते हैं, तेल बॉटम पे होता है, बट वो रुई की सहायता से, रुई की हेल्प से ऊपर चढ़ जाता है। दैट इज कैपिलरी एक्शन, क्योंकि उस रुई के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल के अंदर ये खूबी होती है, ये जो टेंडेंसी है ना कि पानी का लिफ्ट अप हो जाना छोटे छोटे डायमीटर से, दैट इज कैपिलरी। और उनके पीछे का भी लॉजिक हमारा वही है भाई साहब। क्या पता है, ये जो अभी थोड़ी देर पहले यहां पर पड़े हो आप, कौन सा फोर्स? रुई में से पानी ऊपर, तेल ऊपर चढ़ जा रहा है, रुई का मटेरियल अलग है, तेल का मटेरियल अलग है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, वो लोग खुश होते हैं, वही अच्छा तू अलग मटेरियल है, प्यार मोहब्बत है, अलग मटेरियल है, प्यार मोहब्बत, ऐसे करते करते ऊपर चढ़ जाते हैं यार। फिर आग उनको जला देता है, दिया बना देता है। खेत वाले मिट्टी की बात करो, पानी के अलग मॉलिक्यूल्स, मिट्टी के अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में खेला होता है, धीरे 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 ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर ऊपर सूर्य देवता उनको जला देते हैं। तो सारी चीजें मिक्स ही है, लेकिन ये जो फिनोमिना हुआ ना पानी का चढ़ना, इसको हमने बोला कैपिलरी एक्शन। अब इसी कैपिलरी एक्शन के लिए हमें फिजिक्स का हेल्प लेते हुए ये फाइंड आउट करना है कि कितने हाइट तक वाटर राइज हो सकता है। अगर मैं कैपिलरी का डायमीटर चेंज करूं तो क्या होगा, मतलब कि उस छोटे से डायमीटर को जो कि ऑलरेडी बहुत छोटा है उसको भी चेंज करूं, बड़ा करूं, छोटा करूं तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें सीखने हैं। बट पहली जो सीखने वाली बात यह है कि क्या आपको ये फील आया, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। कैपिलरिटी इज अ काइंड ऑफ एक्शन इन विच if you observe the very close, very small amount of pipe when inserted into the water, then water lifts up. This phenomena is known as capillary action. The best example पौधा, the best example किसान की वो खेत जिसको जोतने का काम होता है। अब आइए हम वही चीज़ सीखते हैं बच्चा लोग कि कैसे अगर हम एक ट्यूब को रखते हैं, पानी ऊपर चढ़ता है तो कितने हाइट तक चढ़ता है। भले वो बहुत स्मॉल है बट हमें वो भी निकालना होगा, दिस इज फिजिक्स। तो अब हम वो निकालते हैं। चलिए मज़े के साथ पढ़ते हैं। आनंद की अनुभूति, वाह वाह मज़ा आ गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ओ हो, क्या बात है, 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 क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो चीज़ सिखाऊंगा अभी मैं आगे, आपको ऐसा कहीं पर भी आसानी से चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। बहुत प्यार से, बहुत मीठी मीठी बातें करते हुए, बहुत ही सुंदरता के साथ मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डेरिवेशन आपको देख करके मज़ा आ जाएगा, पहली बार देखोगे। चलिए तो हम बात करते हैं
ये कोई कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसमें वो ट्यूब डाल देते हैं, कैपिलरी ट्यूब जिसको आप बोलते हो। ऐसे आपको लगेगा सर इसका mm तो दिख रहा है, बट काफ़ी बहुत छोटा होता है, भी नहीं होता। हम इसको जूम करके आपको दिखा रहे हैं। पानी मान लो यहाँ तक चढ़ा हुआ है, थोड़ा इसको और मोटा कर दें ताकि आपको इफेक्ट और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये पानी यहाँ तक चढ़ा हुआ है, हाँ ऐसा, यहाँ तक ऐसे पानी चढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो है P0 है, उसमें क्या बुराई है, P0 है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर भी P0 ही था, पहले क्या था, P0 ही था। क्योंकि ये आ गया तो मैं यहाँ पर P0 ही मानता हूं ना, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर मैं P0 ही मानता हूं। पता है ऐसा सेम डिट्टो काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन मैंने बैरोमीटर में एक्सप्लेन करा था। यहाँ पर P0 है तो ये हर जगह पर P0 ही है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ का प्रेशर P0 है, मान लो ये पानी H जितने हाइट पर चढ़ गया तो इस जगह पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, P0 प्लस रो जी एच या P0 माइनस रो जी एच। सोचो बच्चा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हाइट पे जब हम जाते हैं तो प्रेशर हमेशा घटता है। कितना घटता है, माइनस रो जी एच। और अगर नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, कितना बढ़ता है, तो प्लस रो जी एच। तो यहां का प्रेशर पीओ है, यहां का रो जी एच माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चा पीओ माइनस में रो जी एच। अब ऐसा कर लो कि सर अगर यहां का पीओ माइनस रो जी एच है तो यहां का पी नॉट कैसे आया, बताओ। सिंपल है, आप कैसे लिखते थे, तरीका बताया था मैंने, याद है, भूल गए, कि यहां से यहां का प्रेशर लिख लो पीओ माइनस रो जी एच प्लस रो जी एच, इसका वाला तो माइनस रो जी एच प्लस रो जी एच कट जाएगा तो पी नॉट ही तो आएगा यार। लॉजिक बिल्कुल सही है। हमने बस मान लिया कि यहाँ पी नॉट है तो यहाँ पी नॉट माइनस रो जी एच है, 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बच्चा ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हो, यहाँ का प्रेशर मैं पी आई मानता हूँ। क्या मानता हूँ, पी आई, क्योंकि कॉनकेव सरफेस बन रहा है। ये सरफेस कैसा है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव की तरफ का प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा, एक्सेस प्रेशर कितना होगा, तो कहना है राइट पी आई माइनस पीओ डैश इज इक्वल टू 2t by capital R, where what is capital R, radius of that curvature, PO dash ये है, PI क्या है, कॉनकेव की तरफ का प्रेशर है, इसलिए बच्चा PI is equal to PO dash plus 2t by capital, हाँ, why 2t by R, there is one free surface only। ये जो यहां पर सरफेस बन रहा है इसकी सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है, अरे दूसरे फ्री सरफेस पर तो पानी है यार, तो 4t by R के तो चांसेस ही नहीं है, तो 2t by R। अब देख Pi is equal to PO dash, that is PO minus में रो जी एच, Pi is equal to PO minus में रो जी एच प्लस 2t by कैपिटल R। सोचो बच्चा, ये इक्वेशन भी हमारे पास आ गया, ठीक है। Pi is equal to PO minus में रो जी एच। अच्छा, दूसरी बात, क्या हम ऐसा मान सकते हैं ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम माइकल, सी माई बच्चा पार्टी, ये जो मैंने पी आई लिखा है, क्या यही पी आई, अरे पीओ ही तो है, आउटसाइड प्रेशर, अरे ये पी आई है क्या, आउटसाइड प्रेशर ही तो है। तो अगर ये भी आउटसाइड प्रेशर, ये भी आउटसाइड प्रेशर, तो घर पे चला गया, यानी 2t बाई कैपिटल R इज इक्वल टू रो जी एच। गजब सर, मजा आ गया। बट अभी भी ध्यान से समझना, ये R क्या है, दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ दिस ट्यूब बट दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस R है। यहां पर क्लोज ऑब्जर्व मारते हैं, ये है बच्चा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये अगर कर्वेचर इस तरह से कॉन्केव शेप है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, तो ये उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और
ये बच्चा आर है तो ये भी आपका आर हो गया। सोचिए 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 ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ये जो एंगल है क्या ये हमारे लिए थीटा है? जाहिर सी बात है थीटा है। ये अगर थीटा है तो क्या ये वाला 90 माइनस थीटा है? जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा है। प्लस एट द सेम टाइम देखो यहाँ से ये ऐसे गया हुआ है, ये ऐसे गया हुआ है, ऊपर से ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 होगा। तो अगर ये 90 हो गया तो इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 90 प्लस थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई थीटा। मतलब मैं इसी चीज़ को ऐसा समझाऊं, ये ऐसा था, ये ऐसा था ये आपका थीटा है, ये आपका आर है, ये आपका कैपिटल आर है। तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है, इफ़ आई टेक cos थीटा then cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, सो कैपिटल आर इज इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा। अरे गजब, यहाँ रख दो। सो ये आया 2t बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू रो जी एच, हैंस h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ये कौन सी हाइट निकली? ये वो हाइट है जो अगर आर रेडियस की किसी ट्यूब को हम आर रेडियस की किसी छोटे से रेडियस की किसी ट्यूब को जब हम किसी लिक्विड के अंदर इंसर्ट करते हैं तो इतनी हाइट पर चढ़ता है, जहाँ पे टी बेसिकली सरफेस टेंशन है, थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, आर इज द रेडियस, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी इज ग्रेविटी। हैज प्रूव्ड 2d cos थीटा अपॉन आर रो जी। भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, बट आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। एक चीज कंफ्यूज मत होना, यहाँ पी नॉट है, यहाँ पी नॉट है, बाहर भी तो पी नॉट ही है यार। पी आई लिखा है ताकि आपको समझ में आए, पहले लिख देता पी हो तो आप कंफ्यूज हो जाते, बट है क्या वो? आउटसाइड प्रेशर ही तो है। तो जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि ये पीओ है तो यहां पर वैल्यू घट जाएगा पीओ माइनस रो जी एच, तो इन दोनों का डिफरेंस ही 2t बाई आर के बराबर है। प्लीज नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा पार्टी, तो कैपिलरी एक्शन हमने देख लिया कि कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है कि किस तरह से आप एक छोटे से डायमीटर, बहुत ही कम डायमीटर वाले किसी पाइप को या ट्यूब को जब किसी पानी के अंदर रखते हैं तो पानी थोड़ा सा लिफ्ट अप हो जाता है। दैट इज ऑल अबाउट कैपिलरी एक्शन। फिनोमिना को हमने नाम दिया कैपिलरिटी। ये एच हाइट कितना होगा उसका इक्वेशन हमने डिराइव कर दिया। अभी हम इसको एक और प्रूफ से भी आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि और क्लैरिफिकेशन आ जाए। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया है। चलिए अब हम इसको रफ कर लेते हैं और आपको एक और भी शानदार बात इसके अंदर समझाते हैं, ठीक है? चलिए देखिए कैपिलरिटी एक्शन का दूसरा पार्ट। अरे गजब, पीका 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 पिकाचू, पीका पीका। इसे करते हुए जरा एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। पूछता है बाबा एसएसपी बच्चा पार्टी, पूछता है बाबा एसएसपी कि यार सोचो कि ये जो हाइट पानी ले लेता है, एच हाइट तक वो चढ़ जाता है, यार कोई तो होगा जो उसको बैलेंस कर रहा होगा। देयर मस्ट बी सम फोर्स हु इज बैलेंसिंग, व्हिच इज बैलेंसिंग दिस वाटर एट सम हाइट एच। अदरवाइज ये नहीं होता फोर्स तो पानी फिर से नीचे आ जाता, बट पानी ऊपर तक चढ़ा है तो देयर मस्ट बी सम फोर्स जो कि इसको क्या कर रहा है बच्चा लोग, बैलेंस कर रहा है। तो ये कैसे होता है वो चीज़ हम समझते हैं और उसी के माध्यम से हम इसका एक दूसरा भी फॉर्मेट देखते हैं। आइए और क्लैरिफिकेशन आपको करवाते हैं और सुंदर सुंदर कुछ बात और भी चलाते हैं। यार ये तो हमारा कुछ ज़्यादा ही समय ले लेता है। चलो हो गया, इतने में काम हो जाएगा। चलिए बच्चा देखिए, फील के साथ करते हैं। तो ये था कौन? ये वो ट्यूब जिसको हम जूम करके समझ रहे हैं, जूम बराबर। ये पानी ये ऐसे और ये यहां पे ऐसे चढ़ा हुआ था, ऐसे शेप लिया था। बच्चों हम लोगों ने इसकी हाइट को h एज्यूम करा है। चलिए ये h हाइट एज्यूम कर लिया, ठीक है? थिंक अबाउट इट कि कोई तो फोर्स इस पे है जो इसको h हाइट तक लेके गया।
है ना? कौन लेके गया है इसको h हाइट तक लेके जाने वाला फोर्स? क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे लगने वाला ये वाला जो थीटा है, यानी सरफेस टेंशन का ये डायरेक्शन है? अगर ये सरफेस टेंशन का यहाँ पर डायरेक्शन हम सोच लेते हैं बहुत शानदार तरीके से, तो इमेजिन करिए ये तो आपका एंगल हो गया थीटा, बट क्या ये डायरेक्शन में फोर्स लगता है? फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगा? सरफेस टेंशन का। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस एंड इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन। इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा हो गया, ये आपका सरफेस टेंशन। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर एंगल थीटा आ गया, ये आपकी सरफेस टेंशन टेंजेंट पे। अच्छा, कई बच्चों को इसमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर फिर 90 डिग्री एंगल कैसे बन रहा है? देखो मैं समझाता हूँ। क्योंकि पैरेलल टू द सरफेस तो चलो पता चल जा रहा है कि ये सरफेस के पैरेलल है, बट इमेजनरी लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके ऊपर जो इमेज, क्योंकि ये 3D पिक्चर है, ये ऐसे बाहर भी निकला हुआ है, ऐसे प्लीज़ फील करें, ये ऐसा है, कटोरा जो है वो इस तरह का है। तो जब ये इस तरह का है तो इसके मैं इस शेप की बात कर रहा हूँ, तो इस पर मैं इमेजनरी लाइन कैसे लूँगा बच्चा? इस पर मैं इमेजनरी लाइन ऐसे ही लूँगा। अगर मैं इस पर इमेजनरी लाइन ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे, क्योंकि 3D पिक्चर है, तो जब आप इमेजनरी लाइन ऐसे ले रहे हो तो सोचो यार ये वाले सरफेस टेंशन के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। गॉट माई पॉइंट? ऐसे है तो एंगल 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है। तो ये जो आया सरफेस टेंशन की वजह से, ये जो है ये आपका हो गया टी कॉस थीटा और ये वाला हो गया टी साइन थीटा। उसी तरह से बच्चा लोग यहाँ पर अगर हम देखें, अगेन एंगल विल बी थीटा, ये आपका टी है, दिस इज गोइंग टू बी टी कॉस थीटा एंड दिस वन इज गोइंग टू बी टी साइन थीटा। दैट्स ग्रेट बच्चा पार्टी, ये बात हमें समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। वाह वाह, मजा आ गया, आनंद की अनुभूति आ गई। बोला सिया बलराम चंद्र की जय हो, कंफ्यूजन में मत रहना मेरे लाल। तो ये सरफेस टेंशन ही है जो इसको होल्ड करके रखा है, सरफेस टेंशन ही है जो इसको होल्ड करके रखा है। अच्छा, अब जो नेट फोर्स है, क्या दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू mg? फिर से यहां पर एक बात, क्या ये जो नेट फोर्स है ये होना चाहिए mg के बराबर? यस और नो? वीडियो को रोक करके 2 मिनट के लिए सोचिए। अरे भाई, ये जो फोर्स लग रहा है वो mg को होल्ड करके रखा हुआ है, तभी ये चढ़ा है ऐसे तक, वरना ये चढ़ नहीं पाता, ये कंफर्म है। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या नेट फोर्स टी कॉस थीटा 2t कॉस थीटा या एंटायरली टी कॉस थीटा? हाँ, दिस इज 3D पिक्चर। याद करिए सुई वाला, एकदम स्टार्टिंग में जब मैंने आपको सिखाया था, कौन सा सरफेस टेंशन का सबसे पहला क्लास लिया था, कि आपको लगेगा कि FL cos थीटा 2FL cos थीटा, बट नहीं, ऐसे न जाने कितने t cos थीटा है बच्चा लोग, सारे के सारे t cos थीटा का सम हम पूरा नेट t cos थीटा कंसिडर करेंगे। ये तो सरफेस टेंशन है, हमें फोर्स की बात करनी है कि T बराबर में F अपॉन में L। सो क्या F इज इक्वल टू T इंटू L? आंसर है यस। तो ये सरफेस टेंशन हुआ, मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देते हैं। इसकी फ्री सरफेस कितनी है? एक ही है। अगर इसकी फ्री सरफेस एक ही है बच्चों, तो अगर इसका जो है रेडियस ये दैट इज कैपिटल R, तो हम इस L की जगह पे लिख लेंगे 2 पाई कैपिटल R। अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन, कैपिटल R या फिर स्मॉल r? सोच समझ के जवाब देना, कैपिटल R या फिर स्मॉल r प्लीज। जब आपने इसका डेरिवेशन करा था तब आपने ये वाला रेडियस लिया था फ्री सरफेस का, ये पूरी ऐसे है, कटोरा ऐसे है, तो ये जो आप रेडियस लेंगे ना, ये जो रेडियस लेंगे वो सीधा सीधा ट्यूब का रेडियस आ जाएगा, और ये जो कैपिटल R है वो अलग है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पता चला? याद करिए ड्रॉप वाली कहानी के अंदर जब मैंने ड्रॉप को बीच में से इस तरह से कट किया था बच्चा लोग, तो आपको इसका रेडियस लिया गया था, इसका नहीं लिया गया था। ये जो सरफेस बन रही है क्रॉस सेक्शन बोलिए, तो ये उसका है, तो ये क्रॉस सेक्शन का रेडियस आ गया स्मॉल r, इसलिए यहां पर आएगा 2 पाई r इज इक्वल टू m इंटू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर हम सच्चे हैं, एकदम बढ़िया हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं. नाउ कैन आई राइट दिस m is density multiply volume and then g? Answer is yes. Now t cos theta 2 pi r density 4 by 3 pi r cube and then g. वॉल्यूम देखो ये भी गलती हो गई. 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का होता है. ये स्फीयर थोड़ी है जो h हाइट तक गया हुआ है, ये तो सिलेंडर है ना यार, ये तो क्या है, पूरा सिलेंडर है. तो सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. देखो बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच. गजब. देखो कुछ कटीला, पाई ने पाई को मारा, आर ने इसको मार दिया, तो इधर बचता है 2t cos थीटा बराबर में r रो h एंड देन g. सो h बराबर 2t cos थीटा अपॉन r रो g. ओह दादा मजा आ गया, गजब. सो सेकेंड इक्वेशन से भी हमारा वही आंसर आया, हाइट का h बराबर 2t cos थीटा अपॉन r रो g. जहां पे 2t में 2 तो पता है, t का मतलब सरफेस टेंशन, cos थीटा थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड g इज ग्रेविटी. सो इज द सेकेंड प्रूफ. सेम तरीका ये हमने सीख लिया. ये तरीका कराने के पीछे का एक मकसद था ताकि आपको थोड़ी फील आए कि सरफेस टेंशन के भी रूल्स है. इसको सरफेस टेंशन मत समझिए, पूरा का पूरा लाइन ही सरफेस टेंशन का है. तो सरफेस टेंशन ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा टी कॉस थीटा टी साइन थीटा. टी साइन थीटा जितने भी हैं वो सब एक दूसरे के इंपैक्ट को खत्म कर देंगे. ऐसे बहुत सारे टी कॉस थीटा आएंगे. अगर मैं आपको 3D में समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनता हुआ आपको समझना है कि यहाँ भी टी कॉस थीटा, ये भी टी कॉस थीटा, ये भी टी कॉस थीटा, ये भी टी कॉस थीटा. दिस ऑल आर टी कॉस थीटा. सो इट इज नॉट द मैटर ऑफ 2t cos थीटा, but it is the matter of entire net value of t cos theta, which is already t cos theta the full value. ठीक है बच्चों, इसको उतारिए. फिर एक शानदार बात और सिखाते हैं आपको, और इन सबको आप एडवांस लेवल के अंदर कॉन्सेप्ट ही समझिए. ठीक है, ये एक तरह से प्रॉब्लम ही है, एक तरह से क्या है, ये प्रॉब्लम ही है. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. कितने क्या भाई, हाँ चलिए. अब देखो बच्चा, ये तो बात हम लोगों ने करी यार, जो भी बात हम लोगों ने अभी तक करी है वो सब स्फीयर्स के केसेस में हाइट की बात की है. बट बच्चा हर बार जरूरी नहीं है कि हाइट का जो इक्वेशन है वो एग्जैक्टली यही हो जाए. कुछ और भी इक्वेशंस हो सकते हैं, बट उस इक्वेशन को करने से पहले एक ज़बरदस्त एडवांस लेवल की बात हो जाए. चलिए आइए देखते हैं वो एडवांस लेवल की बात क्या है. अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडरिंग द एरर. आपने ये देखा कि जब वाटर ग्लास का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल बच्चा लोग, वाटर ग्लास का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो थीटा तो 0 आया था, ये पूरा कुछ इस तरह का शेप था, राइट. देखिए जे एडवांस यही है कि वो एक स्टेप हमेशा आगे रहेगा. हम जो हाइट ले रहे हैं ना, हम सिर्फ इसी हाइट को कंसिडर कर रहे हैं, बट वास्तविकता में पानी कुछ कुछ यहां भी चढ़ा हुआ है जब ऐसे शेप बनी है तब. हाँ, नॉर्मल जीवन में हमारे लिए नेग्लिजिबल है, बट जेई एडवांस के लिए नेग्लिजिबल नहीं है. जेई एडवांस ई डेप्थ में पूछता है कि बताइए फिर अगर ये एरर होगा तो कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे, क्या अभी भी हमारा जो इक्वेशन था वही है या फिर कुछ डिफरेंट है. तो इस इक्वेशन को हम समझते हैं बहुत ध्यान से. बच्चा लोग आ जाओ, देखो आइए, प्योर ग्लास वाटर का एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो. पहले मेरी बात समझ पाए, पानी यहां भी है ये, और इसी को हम बोलेंगे कि ये एरर है. जो हमारा इससे पहले वाला इक्वेशन था उसमें ये एरर था. तब इस एरर को हम कैसे काउंटर अटैक करें, चलो देखो, कोई बात नहीं. ये आपके लिए R, दिस वन इज ऑल्सो R, एंड दिस वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अच्छा, आप सोच के देखो बच्चों कि जो हम सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कहता है, पहले वो लिख देते हैं. क्या वो T इंटू 2 पाई R, T इंटू 2 पाई R, ये वाला रेडियस T इंटू 2 पाई R
एंड देन कॉस थीटा है। आंसर है यस। अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये आपका सरफेस टेंशन, ये आपकी एंगल है, ये आपका टी कॉस थीटा है, और ये बच्चा लोग टी साइन थीटा है। दिस वन इज योर टी अगेन, हियर वी हैव थीटा, ये आपका टी कॉस थीटा, एंड दिस वन इज टी साइन थीटा, और सारे के सारे कंपोनेंट कैंसिल हो चुके हैं। इस इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, mg। उस mg में जो आपका मास है उसके जगह पर क्या आएगा, उसके जगह पर बच्चा लोग मास आएगा कि ये जो पूरा का पूरा है यहां से यहां तक, क्या वो एक सिलेंडर है? आंसर है यस। मुझे क्योंकि इसका मास ही चाहिए, हम अभी तक जो निकाल रहे थे वो सिर्फ यहां तक के mg के लिए इक्वेशन लिखी है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया। आप देखे होंगे कि हाइट मैंने बस यहीं तक रखी थी, और ऐसा ही किया जाता है, ये एडवांस लेवल है। हम जो mg में डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम लिखते हैं, उसमें वॉल्यूम कौन सा पोर्शन का लिया? क्या हमने वो पोर्शन सिर्फ इतना ही लिया? आंसर है यस। बट वास्तव में तो पानी यहां तक चढ़ गई है ना। अब यहां तक भी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा भरा हुआ है, वो सिर्फ इतने पोर्शन में ही है। तो हाउ टू फाइंड दिस पोर्शंस वॉल्यूम? इट्स इजी, थिंक अबाउट इट। क्या ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है? आंसर है यस। क्या इस पूरे वॉल्यूम में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे सिर्फ इतना पोर्शन मिल जाएगा? एग्जैक्टली। और ये तो खैर माशाल्लाह ये हमारे पास है ही। तो अब हम क्या करेंगे बच्चा लोग, देखो ध्यान से, हम ये कर देंगे। अच्छा, थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 0 है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि ये प्योर वाटर ग्लास प्रॉब्लम है, इसी में कंसिडर करते हैं हमेशा, ठीक है। एरर इसी के अंदर कंसिडर करते हैं, और वैसा लिखा भी रहेगा। तो cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई। T 2 पाई आर, मास के जगह पर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम की जगह पे पाई, इसका जो रेडियस है वो है r का स्क्वायर, एंड देन h, ये पोर्शन का हमने लिखा, प्लस बच्चा लोग साथ में जी भी है, प्लस बच्चा लोग रो, एंड देन जी, एंड देन ब्रैकेट। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस पोर्शन? क्या इसके लिए अगर मैं लिखने जाऊं पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा, तो पाई आर स्क्वायर एच, हाँ पाई एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज यहां पे भी रेडियस आर है, और इसकी हाइट भी बच्चों इसके बराबर ही है, और ये भी किसके बराबर है? आर के बराबर है। देखिए ये भी आर है और ये भी क्या है? आर है। तो हाइट की जगह पर भी आर आ गया। क्या ये आप बात समझ पाए? फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो शेप बना उसमें ये जो हाइट है वो किसके बराबर है? ये अगर आर है तो ये भी आर है, और ये भी क्या है आपका? आर है। तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी आंसर क्या आ गया? पाई आर का क्यूब। प्लीज फील करना, जहां भी तकलीफ आए बेझिझक होकर के पूछना। हम ये शेप का नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम इसकी वजह से बना इसलिए रेडियस ले रहे हैं, और ये वो रेडियस नहीं है कर्वेचर वाला। कटोरा बना के समझो यार, ऐसा कुछ समझिए। इसमें मैं बीच वाले पोर्शन की रेडियस की बात कर रहा हूं, बीच वाला। तो क्या ये भी हाइट h है? और ये वाला हाइट तो h था ही, r तो है ही। क्या दिस हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस, एंड दिस वन इज ऑलरेडी रेडियस, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच की जगह पर पाई आर क्यूब आ गया। ठीक है, ओके चलिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंप्लीट पाई आर का क्यूब माइनस पाई आर का क्यूब। हाँ, पाई आर का क्यूब ये पूरा का पूरा, उसमें से ये हेमीस्फीयर को माइनस कर देते हैं। क्या लग रहा है बच्चों? इस हेमीस्फीयर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2/3 पाई आर क्यूब। डन। अब ये जो आया ना, दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन विदाउट एनी एरर, 100% ट्रू परफेक्ट इक्वेशन। चांसेस कम है बट यही है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर से समझ लीजिए, इससे पहले का जो इक्वेशन लिखा गया या जो भी आप लिख रहे हैं, उन सब में हमने इसको इग्नोर करा था क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। बट जेई एडवांस एक चीज ऊपर पूछ लेती है कि भाई पानी अगर ऊपर चढ़ा है तो इक्वेशन कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है हमें mg में इसका भी कुछ लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम लाना पड़ेगा। उसके वॉल्यूम को हमने कैसे निकाला? तो हमने 10th क्लास की मैथ्स यूज करी कि हमारे पास ये पूरा का पूरा सिलेंडर है,
उसमें से अगर मैं ये हेमीस्फीयर माइनस कर दूं, बिकॉज ये तो हेमीस्फीयर, आपको दिख रहा है वो ऐसा, बट ये 3D पिक्चर है बच्चों, हेमीस्फीयर ही है। तो अगर ये हेमीस्फीयर है तो फिर हेमीस्फीयर का माइनस कर दिया तो मुझे सिर्फ ये डैश पोर्शन डैश 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 मिल गया। ये रहा आपका परफेक्ट इक्वेशन। उतारिए बच्चा लोग, फिर आगे बढ़ते हैं और भी प्यारी प्यारी बातें सीखते हैं। मेरे लाल बाल गोपाल, लाइमन बाबू, पाशन ब्रैकेट फंड, देखिए। हाँ, अब एक चीज को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने बताया ये तो एरर की बात हो गई। अब मैं आपको थोड़ी देर पहले ये समझाने से पहले, एरर से समझाने से पहले एक चीज समझा रहा था कि जो परफेक्ट इक्वेशन है ना, जो आप लिखते हो, क्या समझना, आप ये जो लिखते हो पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t बाई आर, वेरी इंपॉर्टेंट, भौकाल ऑफ चैप्टर, ध्यान से समझना। ये जो इक्वेशन हमने लिखा है पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t बाई आर, असलियत में ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है स्फीयर के लिए। स्फीयर में अगर आप देखें, नॉट सर्कल, स्फीयर, तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का रेडियस लिया जाता है। जैसे अगर ये स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर है ऐसा, हाँ चलिए ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। परफेक्ट इमेजिनेशन हो पा रही है? तो बच्चा एक रेडियस हम इस वाले पोर्शन का लेंगे, ये इस डायरेक्शन में, और 90 डिग्री पर भी लेंगे, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेंगे। खैर क्योंकि ये स्फीयर है तो शेप एग्जैक्टली सेम बना। क्या इस सिचुएशन में जो ये है वही ये है? आंसर है यस। तो इसी का वैलिड फॉर्मेट क्या होता है? रियल फॉर्मेट, जो कि हर जगह पर लगेगा। रियल फॉर्मेट, रियल फॉर्मेट ये कहता है, ये 3D था, रियल फॉर्मेट ये कहता है कि भाई पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू टी बाई आर वन प्लस टी बाई आर टू, टी बाई आर वन प्लस टी बाई आर टू, क्योंकि आर वन और आर टू स्फीयर में अभी सेम है, दो परपेंडिकुलर रेडियस। टेक टू परपेंडिकुलर रेडियस, और यहां पर R1 इक्वल्स टू R2 हो गए इस सिचुएशन में। तो अगर यहां पर R1 और R2 कर देगा मेरे लाल, तो पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t बाई आर है। सोच के देख, क्या ये रियल इक्वेशन है या ये रियल इक्वेशन है? एग्जैक्टली ये रियल इक्वेशन है। हाँ ये अलग बात है, हाँ ये अलग बात है कि हम यही करते हैं क्योंकि 90% चांसेस है, 90% चांसेस है कि इसी पर से क्वेश्चन पूछे, बट जेईई एडवांस का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको यह बात अपने मन मंदिर में, दिलो दिमाग के अंदर जीवन काल के अंत समय तक बसा के रखनी है बच्चा पार्टी, कि बाबा एसएसपी की क्लास में हमने ये सीखा था कि दिस वन इज द रियल इक्वेशन, क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम सुनाऊंगा, उस प्रॉब्लम के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। उतार लीजिए इसको, फिर आगे एक सुंदर सी बात समझते हैं। चलिए आइए देखिए। तारी माटी मा मरी जावा, तारी माटी मा, यस। मान लीजिए कि आपके पास में से दो शीट है, हाँ ऐसे दो शीट है, ऐसे हो सकते हैं ना, ऐसे बिल्कुल हो सकता है। और आपने इसको पानी में डुबो दिया, पानी में आपने डुबो दिया। जब इसको पानी में डुबो दोगे तो जाहिर सी बात है बहुत पास पास रखा है, यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है डी वो बहुत पास है। क्या दिस गैप विल एक्ट लाइक अ कैपिलरी ट्यूब? छिपकली भाग यहाँ से, छिपकली डर लगता है यार। हाँ, क्या दिस बहुत छोटा सा गैप वाला रेक्टेंगल की वजह से बनने वाला गैप विल एक्ट लाइक अ कैपिलरी पाइप? आंसर है यस। तो क्या यहां भी पानी चढ़ेगा, वाटर लिफ्ट अप होगा? आंसर है यस। बट दिस टाइम ऐसा शेप नहीं होगा बच्चों, इसीलिए हमें क्या करना होगा? रियल इक्वेशन पर चलना होगा।
फील के साथ करते हैं इस बात को। ये सवाल है बहुत बढ़िया, एडवांस लेवल का सवाल है। तो भाई हुआ ये कि मान लो पानी यहाँ तक चढ़ गया, ये ऐसे चढ़ गया तो चढ़ गया, मान लीजिए कि एच जितना चढ़ गया, तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा, एच का परफेक्ट इक्वेशन क्या होगा, चेंज हो गई बात है। अब देखिए बात को समझें, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट ले लेते हैं, बाहर भी प्रेशर पी नॉट है, एग्जैक्टली इस सरफेस पे, क्योंकि ये नीचे है प्रेशर पी नॉट है, ऊपर जाएंगे तो रो जी एच से घट जाएगा, इसलिए ये वैल्यू होगा पी ओ माइनस में रो जी एच। प्लीज मुंह मत बनाइएगा, ऐसा बहुत बार सिखाया है। फिर ये देखिए, ये कर्व शेप, कॉन्केव शेप की तरफ का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, सिखा चुका हूं, इसीलिए हम लिखेंगे पीओ माइनस में इधर का प्रेशर विच इज पीओ माइनस में रो जी एच क्या इक्वल्स टू 2T/R या T/R1 प्लस T/R2। यस, ये होगा T/R1 प्लस T/R2। गजब। अब सोच, इमेजिनेशन के साथ सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे ये फील आता है। अब सोचो, यहां इसको इमेजिनेशन के साथ करते हैं, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ये स्लिट ऐसी है, तो एक तो रेडियस इसका ये वाला हुआ, एक रेडियस आपका ये हो गया। आपको नहीं लगता कि इसका एक रेडियस ये वाला हुआ ऐसे? क्या ये रेडियस, क्या ये वाला रेडियस एग्जैक्टली d/2 के बराबर होगा? हाँ सर, क्योंकि ये वास्तविकता में हम अगर इसको सोचने जाए तो ये ऐसा है, अगर 3D में ना दिखाऊं तो ऐसा है। अब यहां से यहां तक का जो है डिस्टेंस d है, तो आपको नहीं लगता ये d/2 हुआ, ये भी d/2 हुआ और ये भी d/2 हुआ, ये एक प्लेन हुआ। तुम बोलोगे सर ये 90 डिग्री है तो दोनों d/2, नहीं नहीं नहीं, ये एक प्लेन हुआ, इसलिए यहां पर 3D में सिखाया था। एक प्लेन में हर जगह पर r r r r r है, दूसरा प्लेन ऐसा पे भी हो गया क्योंकि वो स्फीयर है, यहां नहीं है। यहां ये वाली पहली प्लेन है, दूसरी वाली प्लेन ऐसा लो। क्या दूसरी वाली प्लेन इंफिनिटी तक गई है? एग्जैक्टली इंफिनिटी तक गई है, इसका क्या मतलब है? कोई रेडियस है ही नहीं, कर्वेचर है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। एक ऐसी थी, सोच बच्चा फील करना, जो ऐसी थी उसमें डायमीटर d था, इसलिए जो रेडियस है वो d/2 हो गया। जब एक ऐसी प्लेन में आ गई तो दूसरा ऐसी प्लेन में लो, तो जो ऐसी प्लेन में उसमें तो एक लाइन जा रहा है ऐसे, समझ पा रहे हो? ये ऐसा है, देखो ऐसा ऐसा, ये ऐसे स्ट्रेट ही तो जा रहा है यार, स्ट्रेट ही तो जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, तो रेडियस कहां से होगा? हाँ, तो पी नॉट ने पी नॉट को मार दिया, तो ये आ गया रो जी एच इज इक्वल टू, बच्चा लोग, T/d/2 प्लस T/इंफिनिटी। इंफिनिटी वाली की वैल्यू 0 हो गई, तो H बराबर आ गया 2T अपॉन में d रो जी। कसम उड़ान झल्ले की ये ऐसी चीज है ना कि आपके प्राण निकाल लेगी, कहीं से भी पढ़ के देखना, कसम उड़ान झल्ले की आपके प्राण ना निकल जाए तो अपना नाम बाबा SSP चेंज कर दोगे, जो बोलूंगा वो रख दोगे, जो बोलूंगा वो, जो आप बोलोगे वो मैं रख दूंगा। कसम उड़ान झल्ले की बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और ये आया हुआ सवाल है एडवांस लेवल में 10 मार्क्स के सब्जेक्टिव में आया कि अगर ये सिचुएशन है तो H बराबर 2T डिवाइडेड बाई d रो जी। तो इस तरह से अब हमारे लेक्चर को यहाँ पर हम करते हैं फिनिश। बच्चा लोग एक बार पूरा रिकॉल भोकाल के साथ बताते हैं कि इस चैप्टर के इस लेक्चर के अंदर खास करके मैंने आपको क्या सिखाया। I have started my lecture with the point of cohesive forces, adhesive forces. There were lots of examples. Then I discussed. Then we were focusing on the angle of contact क्या होता है. उसके बाद acute angle, obtuse angle की कहानी. फिर सीधा capillarity action के अंदर आया. फिर H height का फॉर्मूला डिराइव किया. उसको दूसरे तरीके से बताया. Who is balancing वो भी समझाया. एरर सिखाया और एरर के बाद आपको ये कंडीशन सिखाए. बहुत सारी चीजें. बहुत अच्छा लेक्चर. बहुत ध्यान से इसको करने की जरूरत थी. बार बार देखने की जरूरत है. सो बच्चा आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर के सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हुए होंगे. आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा. और अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस जो है वीडियो लेक्चर की
बदौलत जो है आप एग्जाम में बहुत अच्छा करिए, भौकाल मचाइए। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक बहुत ही सुंदर सा एक एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आसानी से जो है बच्चा लोग अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज फॉर मी बच्चा लोग सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। तो बच्चा लोग मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर।